आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई मनोज मंडावी जी, आदरणीय भाई राजेश तिवारी जी, आदरणीय गंगा पोपई जी, आदरणीय रमन भाई, आदरणीय वीरेश भाई और साथ ही हमारे अधिकारी लोग भी उपस्थित हैं। 4 मई से भेंट मुलाकात कार्यक्रम सरगुजा से शुरू किए थे और आज 4 जून लगभग 1 महीने पूरा हो गया और इसी 1 महीने में 17 विधानसभा मैंने कंप्लीट की है। 17 विधानसभा में 2-2, 3-3 जगह भेंट मुलाकात कार्यक्रम, शाम को सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से मुलाकात, कार्यकर्ताओं के साथ भोजन, जनप्रतिनिधियों के साथ भोजन और साथ ही दूसरे दिन फिर अधिकारियों की बैठक, जो दिन भर हम लोग जो फीडबैक हमको मिलता है उसके हिसाब से दिशा निर्देश देने का, विधानसभा में किस प्रकार से गतिविधियां संचालित हो रही है, अधिकारी लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं उसकी जानकारी लेना और उसके बाद पत्रकारों से चर्चा। तो बहुत दिनों बाद ये स्थिति बनी कि हम विधानसभा स्तर के या ब्लॉक स्तर के हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनसे भी मुलाकात हो रही है और एक नया अनुभव और बहुत अच्छा लग भी रहा है। कल 3 जून को भानुपुर के जितपहर, गुरकुंदा, भानबेड़ा 3 जगह मैंने बात की। शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी ली, चाहे वो किसानों के ऋण माफी से 2500 रुपये क्विंटल में पहले साल जो धान खरीदी, उसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, बंधन समिति में कार्य और उसके साथ ही साथ निर्माण कार्यों की भी जानकारी लोगों से ले रहे थे। उसके साथ ही साथ विभिन्न जो गतिविधियाँ हैं, चाहे स्कूल के बारे में बच्चों से बात करना, महिलाओं से बात करना, युवाओं से बात करना, इन सब के बारे में जानकारी हम लोगों ने लिया। बहुत अच्छा फीडबैक है और ज़मीनी स्तर पे जाके गांव के लोगों से बात करना और वहाँ से जानकारी लेना, तो इससे काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है। बहुत सारे विभाग तत्परता से काम करने भी लगते हैं। जैसे यहाँ जानकारी मिली कभी 31,000 जाति प्रमाण पत्र बटे। इसके पहले लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए भटकते रहते थे, लेकिन अब 31,000 जाति प्रमाण पत्र बट गया। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। नहीं तो अन्यथा तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, ग्राम पंचायत के चक्कर लोग लगाते रहते थे। सीमांकन बंटवारा कभी जानकारी, एक गांव का जो मामला आया कि 1994-95 में उस गांव में सीबीआई का कोई केस वगैरह हुआ था, जांच के लिए सारे दस्तावेज ले गए। आज तक के उनको ओरिजिनल दस्तावेज वापस नहीं होने के कारण से उनको शासकीय योजनाओं के लिए और बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए भटकना पड़ता है। ये बहुत ही गंभीर मामला है जो आज तक के नहीं सुलझा है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उससे सीबीआई वालों से बात करके उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लें, ताकि किसान अपने सामान्य जो कार्य है या बैंक से लोन लेना है, खरीदी बिक्री करना, वो सारे काम कर सकें, उसका लाभ ले सकें। शासकीय की बहुत सारी योजनाएं जिसके लाभ से आज तक के वंचित। कल दुर्कुंदल में भारतीय जनता पार्टी के लोग काले झंडा दिखाने आए थे, पुलिस वाले रोक रहे थे, मैंने उनको बुलाया। मैं तो भेंट मुलाकात करने आया हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, कोई एक राजनीतिक दल के लोगों से मिल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। कोई भी उसमें आ सकता है और अपनी बात रख सकता है। अरे पिछले दिनों माकड़ी में मुझे पता चला कि एक व्यक्ति जो सवाल कर रहा था वो वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष या पदाधिकारी है, तो वो भी आए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, अपनी बात रखें और यदि वो बात रखेंगे तो हम लोग भी बात रखने का अवसर मिलेगा। हम लोग तो पूछते भाई कि पेट्रोल का भाव क्यों बढ़ गया है, डीजल का भाव क्यों बढ़ा है, रसोई गैस की कीमतें आसमान क्यों छू रही है, उनसे हम भी सवाल करते हैं। राजनीतिक दल के लोग उस हिसाब से बात करते हैं तो हम लोग भी पूछते हैं उनसे सवाल। लेकिन हम लोग शासकीय योजनाओं के बारे में फीडबैक लेने आए हैं। सही में जो हम लोग मंत्रालय में बैठते, विधानसभा में बैठते, जो योजनाएं
बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, वो सच में जमीन में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। और मुझे इस बात का संतोष है कि कोरोना काल के बावजूद भी, चाहे राशन कार्ड बनाने से लेकर राशन वितरण तक थे, पिछले सरकार में आपने देखा हो चुनाव पर खूब राशन कार्ड बनते थे और चुनाव के बाद सत्यापन के नाम से सारे राशन कार्ड काट दिए जाते थे और नेताओं के पास 10-10, 20-20, 50, 100 राशन कार्ड पड़े रहते थे और जो वास्तविक हितग्राही उसके पास राशन कार्ड नहीं होता था। ये दौर भी हम लोगों ने देखा है। आज हमने उसे आधार कार्ड से लिंक कर दिया है और उसके कारण से लोगों को कोई गड़बड़ी भी नहीं हो रही। 98% से ऊपर लोगों का राशन कार्ड भी बना है और आधार कार्ड से भी 98% लोगों का जुड़ चुका है और उतने % लोग खुद आके राशन उठा भी रहे हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि अभी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि इसके पास ट्रैक्टर है, पक्का मकान है, मोटरसाइकिल, सब वापस करें। आज हमारे इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ रही है। APL वाले APL का कार्ड बन रहा है, BPL वाले BPL का कार्ड बन रहा है। जितने प्रकार के कार्ड होना चाहिए वो सब और चाहे एकल कार्ड हो वो सब उसका लाभ लोग उठा रहे हैं और बहुत ही साइंटिफिक वे से हम लोगों ने बनाया है और उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। अन्यथा बहुत सारे शिकायतें राशन में ही मिलती हैं। लघु उपज भी 7 से बढ़ाकर 65 प्रकार का हम लोगों ने कर दिया। एक बात जो कल सामने आया है वो किसान कह रहे हैं कि DAP, पोटास, रासायनिक खाद हमें नहीं मिल पा रहा है। अब इसमें बहुत स्पष्ट बात है कि जो रासायनिक खाद नियंत्रण करने का अधिकार केवल भारत सरकार के पास है। राज्य सरकार अपनी डिमांड भेजते हैं और उसके हिसाब से भारत सरकार रासायनिक खाद, चाहे यूरिया हो, पोटास हो, DAP हो, चाहे NPK हो, चाहे और जितने भी रासायनिक खाद है उसको भेजते हैं, चाहे सुपर फास्फेट ही क्यों हो। तो उस प्रकार से अभी पिछले 1 साल से हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश और में, पंजाब में चुनाव थे तब भी वहाँ DAP उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। मध्य प्रदेश में सड़कों पे, सोसाइटियों पे लाइन लगी हुई थी। पिछले साल हम लोगों ने व्यवस्था की, हालांकि साल्टेज पिछले साल भी था, लेकिन वर्मी कंपोस्ट मिला के सब किसानों ने उसका भरपाई कर ली। इस साल शुरुआत से ही DAP आना कम हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा यूरिया की उपलब्धता खरीद के लक्ष्य के विरुद्ध 62% है। मतलब एक प्रकार से यूरिया भी तत्काल किसानों को जरूरत नहीं, लेकिन 62% है वो तो ठीक है। राज्य में NPK की उपलब्धता खरीद के लक्ष्य के विरुद्ध 30% है। DAP की उपलब्धता केवल 39% है और पोटास की उपलब्धता 35% है। जबकि अभी सबसे ज़्यादा डिमांड DAP की, NPK और पोटास की रहती है और इसमें 30, 39 और 35% है। ये कमी तो है और भारत सरकार उपलब्ध कराएगी तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। खरीफ में 2022 के लिए कुल 13,70,000 टन का अनुमोदन भारत सरकार के द्वारा किया गया। इसमें से यूरिया 6.5 लाख टन, DAP 3 लाख टन, पोटास 80,000 टन और NPK 1,10,000 टन और सुपर फास्फेट 2,30,000 टन है। माह अप्रैल मई 2022 में राज्य को यूरिया की आपूर्ति 3,29,000 टन होनी थी, लेकिन 2,20,000 टन यूरिया ही प्राप्त हुआ। यूरिया के वितरण के संपूर्ण नियंत्रण भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब आगामी दिनों में केंद्र सरकार समय पर उर्वरक नहीं मिलने पर इनकी कमी हो सकती है। राज्य में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि रासायनिक खाद पर निर्भरता हमको कम करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार, आप देख रहे हैं, भारत सरकार कोयला की पूर्ति नहीं करा पा रहे हैं, बिजली की पूर्ति नहीं हो पा रही है, पावर प्लांट
में बिजली कोयला नहीं पहुंच पा रहा है। और उसके लिए आज तक हम लोग ये देखे थे कि आम जनता है या राजनीतिक दल के लोग हैं या सामाजिक संगठन के लोग कोई मांग को लेकर कभी सड़क चक्का जाम करते हैं, कभी रेल रोको आंदोलन करते हैं। पहली बार इतिहास में ये हुआ है कि भारत सरकार खुद ही रेल रोक रही है और अभी तक देश भर में 1000 से अधिक ट्रेनें रद्द कर चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में करीब पहले 10 ट्रेन रद्द किए थे, फिर 34 ट्रेन रद्द किए थे, 44 ट्रेन हमारे यहाँ रद्द हो गई। पूरे देश में सैकड़ों ट्रेन ये रद्द कर रहे हैं, भारत सरकार खुद ही रेल रोक रही है जो पैसेंजर ट्रेन है। इससे पता चलता है कि वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ कोयले की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन यात्री लोग परेशान हो रहे हैं, तीसरे तरफ कोयला की पूर्ति नहीं हो रही है। आज ही समाचार पत्रों में पढ़े हैं कि जो कोयला 3000-4000 रुपये प्रति टन में मिलता है और विदेशी जो कोयला है जो 15000 से 18000 रुपये टन मिलेगा, उसको खरीदने के लिए राज्य सरकारों को बाध्य कर रहा है कि आपको खरीदना होगा। तो निश्चित रूप से कोयला महंगा कोयला लेंगे तो बिजली भी महंगी होगी। तो महंगाई बढ़ाने का काम और अव्यवस्था फैलाने का काम लगातार केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। खाद की मांग निश्चित रूप से राज्य सरकार, अभी हम लोग उस दिन धनोरा में गए थे, कोंडागांव जिला के केसकाल विधानसभा धनोरा का। वहाँ एक पूर्व सरपंच है और वर्तमान सरपंच की भाभी, वो बोले गैस सिलेंडर का भाव तो आपने बढ़ाया। मैंने कहा गैस सिलेंडर हम लोग नहीं देते भाई, वो भारत सरकार करती है। वो बहस करने लगी थी। तो खाद भी हम ही लोगों से डिमांड करते हैं, व्यवस्था हम करते जरूर है। यदि खाद मिलेगा तो वितरण की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे पास सोसाइटी है, सोसाइटी के माध्यम से हम भेजते हैं, मंडी के माध्यम से करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी देते हैं। तो वो रेशियो बना हुआ है। तो ये स्थिति आज है उर्वरक की। आपके माध्यम से मैंने ये बात रखी। कल भानु प्रतापपुर में बहुत सारे जो घोषणाएं किए वो सब आपको जानकारी होगा कि पहरमे में, दुर्कुंदल में और भानबेड़ा में जो घोषणाएं मैंने की है वो सबको आपको जानकारी उस बताने में और उसे रिपीट करने समय बर्बाद होगा, ये मैं समझता हूँ। आप सबको इसकी जानकारी है, आप कहेंगे तो मैं फिर से पढ़ के सुना दूंगा। अंततः आप सबसे मैं चाहूँगा, आप सबसे कोई सवाल हो तो सादा रहा। देखिए, भानु प्रतापपुर जिला मांग रहे हैं, अंतागढ़ जिला मांग रहे हैं, तो उधर पत्थलगांव जिला मांग रहे हैं, बहुत सारे जिलों की मांग हो रही है। अब इस पे हाथ लेना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। बस्तर में जबरदस्त परिवर्तन है। पहली बात तो ये है कि लोग डरे हुए रहते थे, समय हुए रहते थे, जो बाहर से आते थे वो भी और जो यहाँ रहते थे वो भी। कहाँ कब क्या दुर्घटना होगी, कहाँ क्या स्थिति, मन में हमेशा शंका बनी रहती थी। घर से लोग निकलते थे तो घर वाले भी चिंतित रहते थे कि वापस कब होंगे, उसकी चिंता बनी रहती थी। आज उसमें बहुत कमी आई है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन उसमें बहुत कमी आई है। बस्तर में शांति लौट रहा है। जो सबसे ज्यादा जो डिमांड अब हो रही है, सड़क पुल पुलिया की डिमांड तो हो रही है। स्कूल जो पहले बंद हो गए थे फिर से संचालित करने का, जो कोटा के बिन है, हॉस्टल है, आश्रम है, इसको फिर से शुरू करने की मांग तो हो रही है। एक जबरदस्त जो डिमांड है वो धान खरीदी केंद्र खुलवाने की, और दूसरा बैंक। कोई ऐसा विधानसभा नहीं है, बस्तर के 10 विधानसभा मैंने पूरा कर लिया, कोई एक विधानसभा नहीं है जहां मुझे बैंक न मांगा हो। और ये जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं, आम जनता के द्वारा, किसानों के द्वारा, जो लघु उनका संग्राहक हैं उनके द्वारा, हमारे जो स्व सहायता समूह की बहनें उनके द्वारा। तो आम जनता यहाँ अब बैंक की मांग कर रहे हैं, बैंकिंग से लोग जुड़ना चाहते हैं। और पहली स्थिति ये थी कि बैंक की तरफ एक बार लोन ले लिया तो बैंक की तरफ वो जाता ही नहीं था। दूसरा, तो बैंक के कर्मचारी गांव में आया तो फिर वो खेत निकल जाता था या कहीं और निकल जाता था, तो उसको मालूम है कोई डिफॉल्टर हो चुके और वसूली किया है, तो इसलिए उसे बचते थे। आज लोग बैंक की डिमांड कर रहे हैं
आज सबसे ज़्यादा यदि भीड़ बस्तर में है तो बैंकों में है, संख्या कम है बैंकों की, और उसके जो हितग्राही हैं वो बहुत ज़्यादा है। पैसे भी खूब मिले, चाहे वो ऋण माफी के माध्यम से हो, चाहे धान के मामले में, चाहे कोदो के रागी समर्थन मूल्य घोषित करने के बाद हो, चाहे लघु उपज खरीदी और वैल्यू एडिशन के बारे में, तो रोजगार मूलक कार्य बहुत सारे हुए और इस कारण से हर जगह ये डिमांड आई। कल भी गया था गिरपहर में, तो सारे लोग बैंक मांगने लगे, तो मैं एक गांव का नाम लिया तो बचत लोग सब चढ़ाई करके नहीं ये यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए, वो बोले वहाँ होना चाहिए। कुछ लोग विधायक भी दबाव डाल रहे थे, कुछ मेरे भी दबाव डाल रहे थे, तो आखिर में मुझे कहना पड़ा भाई ऐसा है कि उपयुक्त स्थान देख के कलेक्टर इसको तय कर लेंगे और उसको वहाँ एक ही बैंक दे पाऊंगा, हर गांव में तो नहीं दे सकता। तो वो एक बैंक स्थापित होगी और कलेक्टर को मैंने निर्देशित कर दिया कि आप उसको देख लें, स्थल चयन कर लीजिए। तो बैंक की डिमांड आज से पहले इतना कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। और कोई सवाल? जी, नक्सलवाद से कब मुक्ति मिलेगी? मैं समझता हूँ कि 3.5 साल में जो परिवर्तन हुआ आप सबने देखा है, और वो परिवर्तन इसलिए कि जो हम लोगों ने जो नीति अपनाई, विश्वास, विकास और सुरक्षा, विश्वास जीतने का काम किया। लोहांडी-गुड़ा की जमीन वापसी लेके 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुल पत्ता और वन अधिकार पट्टा देने से लेकर लघु उपज खरीदी और धान खरीदी, ये सारे कार्य हम लोग किए। रोजगार मूलक कार्य जो दिए, अधिकार संपन्न बनाए, जल जंगल जमीन आदिवासियों को वापस दिलाने का काम। उसको लगता है कि अब हमारी ये सरकार हमारी सरकार है और हमको जमीन भी दे रहे हैं, हमारे पानी सहेजने के काम कर रहे हैं, जंगल भी बचाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से विश्वास आम जनता में बढ़ा है और विकास भी तेजी से। बहुत सारे ऐसे विधानसभा हो गए हैं जिसमें 80 से 90% गाँव में पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, हॉस्पिटल की सेवाएं दी जा रही है। तो विकास लगातार हुआ और उसके कारण से लोग अब मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं और उस कारण से नक्सलियों में भर्ती भी कम हो रही है और नक्सली अपने आप पीछे हटते जा रहे हैं। आपका विजन है कि गढ़बो नया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए जब आप भेंट मुलाकात के जरिए जा रहे हैं और जमीनी सच्चाई पता कर रहे हैं, तो आपकी देखा देखी बहुत सारे राज्य जो आपकी नीतियों की आलोचना कर रहे थे वो भी नाम बदल के आप इस तरह की भेंट मुलाकात में जा रहे हैं। तो आपके गढ़बो नया छत्तीसगढ़ के विजन को आप ग्राउंड लेवल पे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना है हमारे बुजुर्गों के लिए है। बहुत सारे हमारे राजनीतिक, हमारे साहित्यकार, कलाकार, चिंतक, ये सब लोगों ने छत्तीसगढ़ कैसा हो उसकी कल्पना उन लोगों ने की थी। एक समृद्ध छत्तीसगढ़, संपन्न छत्तीसगढ़, सुशिक्षित छत्तीसगढ़ और हमारे जो सांस्कृतिक जो पहचान है उसे लेके चलने की बात हुई थी। तो आज हम लोग देखते हैं कि एक तरफ यहाँ के लोगों को अधिकार संपन्न बनाया, अधिकार संपन्न नहीं बल्कि उसके साथ साथ उनके आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, नौजवान हो, सबके आय में वृद्धि हुई है। उसके कारण से उसके जीवन स्तर में परिवर्तन है। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं का हमने बहुत विस्तार दिया। एक समय था बस्तर में चर्चा होती थी, हमारे पत्रकार लोग आंकड़े निकाल के छापते थे कि नक्सल की गोली से जवानों की मृत्यु कम हुई है, तो उनकी शहादत कम हुई है। मलेरिया से, मच्छर के काटने से जवानों की मृत्यु ज़्यादा हुई है। आज आप देख लीजिए कि किस प्रकार से मलेरिया मुक्त बस्तर हम लोगों ने शुरू किया, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ के अभियान शुरू किया। तो अब हॉस्पिटल के आंकड़े बता रहे हैं कि जो 10, 11, 12% तक रहता था अब 1.5-2% रह गया मलेरिया का API। तो इस प्रकार से उसमें काफ़ी कमी आई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पुराने स्कूल जो बंद थे उसको शुरू करने के साथ साथ शिक्षकों की भर्ती 98 के बाद पहली बार हुआ हमारी सरकार में। तो शिक्षा कर्मी ही थे, शिक्षकों की भर्ती पहली बार, प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती वर्षों बाद हम लोगों ने किया। तो शिक्षा की तरफ भी कॉलेज खोलने के बाद मैं समझता हूँ जितना कॉलेज हम लोगों ने खोला
इन 3 सालों में, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। मेडिकल कॉलेज जो 3 साढ़े 3 साल में किया, पूरे रमन सिंह के कार्यकाल में 4 या 5 थे, हम तो 3 साल में 4 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने खोल दिया। तो मेडिकल एजुकेशन की तरफ देखिए, चाहे एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, इसके कॉलेज की बात करिए, क्या स्कूल एजुकेशन में आप देखेंगे तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो है वो मील का पत्थर साबित हो रहा कि आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश का कितना महत्व है। और इस साल आप देखेंगे 12 बच्चे हमारे IAS में सिलेक्शन हुए हैं। ये हमारे लिए गौरव बात है, उन्होंने मेहनत की है, उनको मैं बधाई शुभकामना देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में भी इस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो, ताकि हमारे दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोग भी कठिन से कठिन प्रतिस्पर्धा में वो भागीदार बने और अपने झंडा गाड़े। मेरा सवाल है पेशा कानून को लेकर। एक आदिवासी वर्ग है जो इसको लागू करने की मांग कर रहे हैं, और दूसरा वर्ग जो गैर आदिवासी है वो भयभीत सा है। सरकार क्या सोचती है इसमें? देखिए, एक चीज है, पेशा कानून तो लगा हुआ है, बैठिए, पेशा कानून तो लगा हुआ है, जब से बना तब से लागू है, अनेक राज्यों में लागू है, यहाँ भी लागू है। आपको पता है यहाँ लागू है, कुछ असर हो रहा है आपको? पेशा कानून लागू है और उसमें आप उस कानून के साये में आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको कोई तकलीफ हो रही है? किसी कोई तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही है। पेशा कानून लागू है, ये गलत फहमी लोगों की, केवल नियम नहीं बने। अब नियम में क्या बनाना है कि एक ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में कौन कौन लोग होंगे, तो गांव के लोग ही रहेंगे स्वाभाविक रूप से। मान लो 70% आदिवासी हैं तो उसके उतना प्रतिशत उसके मेंबर उसमें रहेंगे। मान लो पिछड़े वर्ग के लोग 25% है तो 25% वो लोग होंगे। 5% यदि अपर क्लास के लोग हैं या अल्पसंख्यक हैं वो लोग उसमें रहेंगे। जो अनुपातिक रेशियो में उसकी जो समिति बनेगी उसमें वो लोग रहेंगे। अब सवाल इस बात का है कि उसको अधिकार क्या क्या मिलेगा। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से पंचायतों को अधिकार दिया गया, पहले तो विधायक लोग विरोध करते थे, अरे इनको पैसा दे दोगे, ये सब काम करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन आज पंचायती राज में देखिए, सरपंच को भी अधिकार है, जनपद को भी अधिकार है, जिला पंचायत को अधिकार है। अभी हमने निधि भी बढ़ाया, उनका मानदेय भी बढ़ाया और क्षेत्र विकास निधि भी बनाया हमारे पार्षदों का। तो उसी प्रकार से इसमें अब ये देखना ये इतना है कि पंचायत विभाग के कौन कौन सा अधिकार उसको मिलेगा, शिक्षा विभाग कौन सा होगा, पुलिस विभाग है उसमें कौन कौन सी धाराएं जो दी जा सकती है, वो सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन नियमों का के तहत उनको अधिकार मिल जाएगा, उसके तहत वो फैसला लेंगे। तो उसमें सब लोग मिलजुल के रहेंगे। तो इसमें न आदिवासियों को बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है और गैर आदिवासियों को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उसको कुछ, क्योंकि ग्राम सभा में वो लोग भी उतने ही रहेंगे जितने प्रतिशत हैं, उतने उस जो कमेटी बनेगी उतने लोग रहेंगे। अब सब अभी भी आदिवासी लोग सब मिलजुल कर रह रहे हैं। गांव में सभी वर्ग के हैं, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, है ना। उसमें भी मिलजुल कर रहना, फैसला करना है। तो उसमें कोई टकराहट है क्या? नहीं है। एक्ट लागू है, केवल नियम बनाने की बात है और उसमें इतने परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, उस समिति को अधिकार दें, उसको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, कि माइनिंग में मुझे क्या करना है, एजुकेशन में मुझे क्या करना है, फॉरेस्ट में मुझे क्या करना है। उस समिति भी मालूम होना चाहिए और हम लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ ये काम। अब जैसे मान लो आप कोई काम करने जाते हैं तो आपको पता रहता है ये काम पटवारी का है, और यहाँ तक कि पटवारी का उसके बाद तहसीलदार के पास जाना है, ADM के पास जाना है, ठीक है। उसी प्रकार से ये सब चीजें, मान लो अभी फॉरेस्ट राइट एक पट्टा मारते हैं, कहाँ बनता है? ग्राम सभा प्रस्तावित जब तक नहीं करेगी तब तक के ADM उसको पट्टा नहीं देगा, है ना। यही है, तो वही तो करना है। तो कुछ अधिकार है उसको ग्राम सभा को दी जाएगी और उसके तहत वो उसमें निर्णय लेंगे। ग्राम सभा कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हम इसको नहीं मानेंगे उसको नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं। उसको वो हर विभाग के जो विभाग उससे संबंधित है उन सब विभागों का अधिकार उनको दिया जाएगा। कौन कौन से धाराएं में कौन कौन सा, मान लो पुलिस विभाग का कोई धारा देना है तो सजा देने वाले प्रधान है, गिरफ्तार करने के प्रधान थोड़ी उसको दे दिया जाएगा ग्राम सभा को। तो गिरफ्तार करने का काम तो पुलिस वाले का ही रहेगा। लेकिन विभाग के कुछ ऐसे कानून हैं जिसको ग्राम सभा को दिया जाएगा कि हाँ भाई इसमें इतना दंडित कर सकते हैं, इसमें ऐसा आप ये काम कर सकते हैं।
आदिम जाति कल्याण विभाग, तो हर विभाग का 15-16 विभाग का है, जिसमें वो सभी लोग एग्जामिन कर रहे हैं। नेक्स्ट कैबिनेट जब होगा उस नियम को हम लोग पारित कर देंगे, वो लागू हो जाएगा। एक्ट लागू है, नियम नहीं बना। सर पहले तो दोबारा ही सर प्लीज बधाई स्वीकार करिए। छत्तीसगढ़ ने रोजगार मुहैया कराने के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है जी। तो सर मेरा क्वेश्चन, आपने अभी प्रकृति के बारे में बोला, प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रखने की बात कही, तो इसी बीच अपने हसदेव जो अरण्य क्षेत्र है वहाँ एक कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, कुछ लोग तो राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। क्या है कि यदि नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि आप देखेंगे, लेबरू एलिफेंट कॉरिडोर हम लोगों ने बनाया, पहले 450 वर्ग किलोमीटर का था, आज वो 1950 वर्ग किलोमीटर का है। पहले सारे खदान को बहाल कर दिया गया था लेबरू एलिफेंट, अभी 39 खदान उस लेबरू एलिफेंट पे आज 39, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार को भी लाट था, उसको उसमें भी शामिल है। तो 39 खदान के कभी खुल नहीं पाएगा। अब रही बात जो राजस्थान गवर्नमेंट को मिला हो, जो खदान चल रहा है, तो चल रहा है खदान कैसे बंद करोगे? आज कोयले की जरूरत है नहीं, तो जो लोग विरोध करते हैं सबसे पहले अपने घर की बिजली बंद कर दे। उनको बिजली नहीं चाहिए, क्योंकि बिजली तो कोयला से बने के देश में हाइड्रो प्रोजेक्ट कितने हैं, या पवन चक्की से कितना बिजली उत्पादन होता है, लिमिटेड है। आज सब्स्टिट्यूट के रूप में सोलर आया, लेकिन वो उसकी भी सीमाएं हैं। जिस दिन और कोई व्यवस्था हो जाएगी तो फिर कोयला आधारित जो ताप विद्युत गृह है उस पर निर्भरता हमारी कम होगी। लेकिन आज के तारीख में ताप विद्युत गृह की ही पर निर्भरता है। तो कोयला चाहिए तो भाई खदान तो चलाना पड़ेगा। लेकिन हम इसमें फिर मैं कहता हूँ कि केवल उतने ही हमको कोयला देना है जितना हमको ज़रूरत है। यदि राजस्थान गवर्नमेंट को, पहली बात तो ये समझ लीजिए, कोयला है, कोयला खदान है, कोल बेरिंग एक्ट के तहत संचालित होता है, नंबर 1। नंबर 2, अलॉटमेंट करने का काम भारत सरकार का है, राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है इसमें। तो हमारे यहाँ कोयला खदान है, हम राजस्थान को क्यों देते, महाराष्ट्र को क्यों देते, गुजरात को क्यों देते, आंध्र प्रदेश को क्यों देते? हमारे यहाँ कोयला जा रहा है ना सभी प्रदेशों में। ACCL का कोयला पूरे देश भर में जा रहा है। सबसे ज़्यादा कोयला खदान 52 कोयला खदान तो केवल ACCL का है। राजस्थान गवर्नमेंट को 2 या 3 खदानें दी गई है। एक खदान हमारी छत्तीसगढ़ में चल रही है, लेकिन वो एरिया नहीं, हमारे रायगढ़ में, तो वो संचालित है। जो यहाँ से था उसको हमने लेबरू एलिफेंट में ले आया, कॉरिडोर के अंदर में ले आया। अब वहाँ यदि कोयला खदान चल रहा है, उसका एक्सपांसन करना है। एक्सपांसन करेंगे तो पेड़ कटेगा, और पेड़ कितना कटेगा? इस साल केवल 8000 पेड़ कटेगा। 39 हेक्टेयर या 43 हेक्टेयर ऐसे कुछ जमीन है, मुझे अभी आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 39 या 43 हेक्टेयर है। 8000 पेड़ इस साल कटेगा। हल्ला कितना है? 8 लाख पेड़। कब गिन लिए भैया? कब गिनती कर लिया 8 लाख पेड़ का? और खुदाई होना है, वो खदान चलेगा तो 30 साल तक ही चलना है। तो 30 साल के पहले वन पर्यावरण का नियम है कि आप पेड़ काटेंगे, उसके पहले पेड़ लगाना है आपको। तो उसके अगेंस्ट में पेड़ लगा कि नहीं वो देख लें। यदि किसी किसान की जमीन जा रहा है तो उसको मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यदि 4 गुना मुआवजा प्रावधान है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यदि पेड़ उस जंगल से आश्रित लोग हैं तो उसकी व्यवस्था क्या है? इसमें लड़ाना छोड़ के वो कहते हैं कोयला नहीं चाहिए, तो सबसे पहले अपने घर में वो AC और कूलर पंखा बंद करना चाहिए उसको। जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तब तो उस लड़ाई असली लगेगी। तो अपने घर में बीवी बच्चों को बढ़िया AC में रख रहे हैं और दूसरे कहते हैं आप अंधेरे में रहो, कैसे संभव? हम छत्तीसगढ़ के जंगलों या यहाँ के आदिवासियों के हितों में कहीं कोई समझौता नहीं करेंगे, एक बात बहुत स्पष्ट। लेकिन इन संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों पे ही, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, बॉक्साइट हो, टीन हो, डोलोमाइट, जैसे बहुत सारे संयंत्र चलते हैं जो देश के लिए भी आवश्यक है और रोजगार के लिए भी आवश्यक है। तो वो सब चीज़ें करनी पड़ती है। अब हमारे यहाँ कोयला है तो कोयला तो यहीं खुदेगा भाई, नहीं रहता तो थोड़ी। अब कोयला खदान कांकेर में चलाओ बोलेंगे, कहाँ से चलेगा? यहाँ तो लोहा है, कहीं कहीं सुना भी है, शायद सुना हो, लोहा मिक्स। और कोई सवाल?
भारत में लघु वनोपजों की संख्या जो है 65 कर दी जी। और अभी पूरा बस्तर संभाग का आपने दौरा किया है, आपने यहाँ के ग्रामीणों के जीवन में क्या परिवर्तन पाया? बहुत अच्छा सवाल है। बैठें प्लीज। देखिए, पहले महुआ खरीदते थे, इमली भी खरीदते थे। अब इसमें अंतर क्या है? पहले समर्थन मूल्य खरीदी नहीं होती थी। लॉकडाउन में भी, कोरोना काल में भी समर्थन मूल्य में खरीदने की व्यवस्था हमने की। जब सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद थे तब भी हम स्व सहायता समूह के माध्यम से उसे खरीदी व्यवस्था की। 30 रुपये से नीचे कहीं नहीं बिका। 17 रुपया समर्थन मूल्य घोषित किया था भारत सरकार, हम 30 रुपये में खरीदे। दूसरी बात, पहले महुआ का उपयोग क्या होता था? केवल तर्पण के लिए। आज आपके बगल के गांव में बड़े लड्डू बना है, 14 क्विंटल लड्डू बना है वो महुआ। अब वो लड्डू कहाँ खाया जा रहा है? सब जगह जा रहा है। बढ़िया पैकेजिंग हो रही है, बढ़िया, तो बहुत सारी चीज मिला के उसे बनाए, बहुत स्वादिष्ट बना है। महुआ का पेय भी बन रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक भी बन रहा है। तो 3 प्रकार के बनाए। तिखुर यहाँ से उत्पादन करते भेज देते थे, उसका उनको कोई बात। छत्तीसगढ़ में ही उपवास में उपयोग होता था, बाहर तो जाता ही नहीं था। आज तिखुर सेक भी बन रहा है, तिखुर कुल्फी भी बन रहा है, उसे प्रोसेसिंग यूनिट भी लग गया, कोंडागांव भी लग गया, नगरीन भी लग गया, और जगह लग रहा है। प्रोसेसिंग हो रहा है तो उसे लोगों को रोजगार मिला, रेट भी मिला, पैकेजिंग करने का भी हुआ। अब उसको बड़े सी मार्ट में उसको बेचने की व्यवस्था कर दिया। नारायणपुर में केवल झाड़ू घर का था, झाड़ू बेच देते थे, अब झाड़ू बना के बेचते हैं। वैल्यू एडिशन हुआ। इमली पहले बेच देते थे, अब उसको फोड़ाई करने का काम कर, बीज निकालने का काम हो रहा है। उसको कैंडी बना रहे हैं, उसको पेस्ट बनाने का काम मशीन लग रहा है बस्तर में। ये वैल्यू एडिशन करते जा रहे हैं, उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, रेट भी मिल रहा है। पैसा अब कांकेर में सबसे ज्यादा कोदो कूट की उत्पादन होता है। नांदगांव कांकेर में होता था, आज आपके प्रतिस्पर्धा में दंतेवाड़ा भी आ गया। क्यों? कि रागी कोदो कूट की खरीदी हमने शुरू कर दी, और उसको वैल्यू एडिशन करने के लिए उसे मिलिंग वगैरह सब शुरू करवा दिया। कांकेर में केवीके द्वारा मिलिंग भी हो रही, पैकेजिंग भी हो रहा, बेचने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हम एमयू कर लिए ताकि वो जितना उत्पादन हो और वो बिके भी, और रागी से जितनी चीजें बनती है, कोदो कूट की जितनी चीजें बन रही वो सब बना रहे हैं। रागी केक बन रहा है। आप बढ़िया बढ़िया होटल में जाते हैं और जो केक खाते, जो कुकीज खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, उससे बढ़िया हमारा बस्तर का बन रहा, स्वादिष्ट बन रहा और न्यूट्रिशन वाला भी है। तो ये परिवर्तन आया है। इसके कारण से लघु अनुपज खरीदी के वैल्यू एडिशन करने का से एक तो रेट समर्थन मूल्य, दूसरा उसको वैल्यू एडिशन करने का से रोजगार और दाम ज़्यादा मिल रहा है। अब बस्तर में बहुत पहले अब काजू बोए थे, 50 रुपये में जयपुर के व्यापारी खरीद के ले जाते थे। आज की कीमत पिछले साल हम 100 रुपये में खरीदे, अभी 120 रुपये में खरीदे। और उसके बाद वो मिल चल रहा है। अब वहाँ बस्तर के पास बकावन में 250-300 महिलाएं काम कर रही हैं। अब वो काजू को प्रोसेसिंग करके वो 300 रुपये से लेके 1900 रुपये किलो बेच रहे हैं। बस्तर काजू के नाम से बिक रहा है। तो वो जो अंतर की राशि है, फिर वो जो संग्राहक उसको मिलेगा। तो इस प्रकार से लोगों की जेब में पैसा ज्यादा आने लगा। सिंधु पत्ता 2500 से 4000 कर दिया, तो आम जनता की जेब में पैसा जाने लगा। तो एक आत्मविश्वास जो यहाँ के महिलाओं के जो चेहरे में दिखाई देता है, वो जो परिवर्तन हुआ है, जो आत्मविश्वास आया, कॉन्फिडेंस आया, वो सबसे कीमती चीज हमारे